Good morning, students. Today I will discuss income method of national income. In this method, income received by all the residents of a country for rendering their services, factor services, are added up to obtain national income. First, domestic income. Income earned by a person as a reward for rendering his factor services is calculated. Then net factor income from abroad is added to domestic income to find national income. देखिए इस मेथड में किसी देश के सभी निवासियों द्वारा किसी देश के सभी निवासियों द्वारा उनके सेवा प्रदान करने के लिए जो आय प्राप्त होती है को ऐड करके नेशनल इनकम प्राप्त की जाती है। पहले डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट किया जाता है, फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दिया जाता है तो नेशनल इनकम प्राप्त होती है। दैट इज अर्थात नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। हियर NFIA मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? तो इनकम मेथड में क्या करेंगे, जैसे कि किसी एक वर्ष के दौरान देश में रहने वाले जितने निवासी हैं और वे सेवा प्रदान करने के लिए जो इनकम प्राप्त करते हैं उन सभी इनकम को जोड़ करके डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे। फिर इस डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करके नेशनल इनकम निकाला जाएगा। अब ये नेशनल इनकम मेथड के अंतर्गत नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसका आकलन कैसे किया जाएगा, इसका स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। यानी कि पहले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर इनकम, कारक आय का वर्गीकरण, यानी कि फैक्टर इनकम का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। तो फैक्टर इनकम आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फैक्टर इनकम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका compensation of employees। It is a reward for rendering productive services by the workers। It includes the following components। यानी कि यह compensation of employees क्या है, यह वर्कर्स के द्वारा प्रोडक्टिव सर्विस प्रदान करने के लिए रिवार्ड है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं आपका, पहला है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। दीज आर मॉनेटरी बेनिफिट्स लाइक बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन, हाउस रेंट अलाउंस एक्सेट्रा। यानी कि वेजेस एंड सैलरीज इन केस में क्या इंक्लूड रहता है आपका, मॉनेटरी बेनिफिट्स आता है इसके अंतर्गत। जैसे कि कोई व्यक्ति बड़े कंपनी में काम करता है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। और जो लेबर हैं वो कहीं जाकर के काम करेगा तो उसको वेजेस दिया जाएगा। तो ये सारे जो है वेजेस एंड सैलरीज इन केस में इंक्लूड होते हैं। इसमें आपका बेसिक पे इंक्लूड होगा, डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन, हाउस रेंट अलाउंस एक्सेट्रा इंक्लूड किया जाएगा। बी, वेजेस इन काइंड। वेजेस इन काइंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है, जैसे कि रेंट फ्री एकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, vehicle for personal use etc. These are facilities given to workers। यानी कि एक तरह से वेजेस इन काइंड क्या है, फैसिलिटीज है जो वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है आपका, रेंट फ्री एकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, व्हीकल फॉर पर्सनल यूज एक्सेट्रा। सी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल security schemes। These are contribution made by the employer for the social security of employees।
ये एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। किस लिए कंट्रीब्यूट किया जाता है? सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के सोशल सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट पेंशन एक्सेट्रा। यानी कि कोई वर्कर किसी कंपनी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, जब वो रिटायर कर जाएगा तो उसे कुछ मनी मिलना चाहिए, यानी कि उसकी सामाजिक सुरक्षा के लिए दी जाती है। और इसका एग्जांपल आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट पेंशन एक्सेट्रा होगा। 2. ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो गया? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा कंपोनेंट आ गया आपका? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस, परिचालन अधिशेष। ये देखते हैं कि परिचालन अधिशेष क्या है आपका। इट रेफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. It includes the following components: rent, royalty, interest, profit. Operating surplus, it refers to income from property and entrepreneurship. Operating surplus क्या है? यह इनकम है। तो ये इनकम किससे जनरेट होता है? प्रॉपर्टी से जनरेट होता है और एंटरप्रेन्योरशिप से, यानी कि संपत्ति और उद्यमिता से यह सृजन होता है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। यह निम्नलिखित घटकों को सम्मिलित करता है। ए, रेंट। पहला इसका क्या है कंपोनेंट ऑपरेटिंग सरप्लस का? रेंट है। इट इज ए फैक्टर इनकम जनरेटेड फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। रेंट एक तरह से आपका फैक्टर इनकम है जो लैंड और बिल्डिंग के ओनरशिप से जनरेट होता है। रॉयल्टी, इट इज इनकम जनरेटेड फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। रॉयल्टी भी एक तरह से इनकम है और यह किससे जनरेट होता है? ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एक्सेट्रा से जनरेट होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। इट इज ए फैक्टर इनकम generated from ownership of capital. It is a reward for the use of capital. जैसे कि प्रोडक्शन का फैक्टर्स कैपिटल है, तो जब कैपिटल के यूज करने के लिए क्या है? इनाम है, रिवार्ड है। यानी कि यह भी एक तरह से फैक्टर इनकम है जो कैपिटल के ओनरशिप से जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट। इट इज ए फैक्टर इनकम जनरेटेड फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। यह फैक्टर इनकम है जो एंटरप्रेन्योरशिप से जनरेट होता है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। प्रॉफिट को रेजिडुअल इनकम भी कहा जाता है। अधिशेष आय, क्योंकि प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड को क्या मिलेगा? रेंट। लेबर को उसकी सेवा के बदले वेजेस दिया जाएगा। कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलेगा। तो लैंड, लेबर, कैपिटल। तो लैंड का हिस्सा रेंट हो गया, लेबर का हिस्सा वेजेज हो गया, कैपिटल का हिस्सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्या करता है? प्रोडक्शन प्रोसेस में ऑर्गेनाइज करता है। ये 3 फैक्टर्स को क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है।
तो ये 3 फैक्टर्स को पेमेंट करने के बाद जो इनकम बचेगा वही प्रॉफिट होगा एंटरप्रेन्योरशिप का। जिस तरह से प्रॉफिट क्या है, रेजिडुअल इनकम है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट के अंतर्गत कौन कौन सा कंपोनेंट सम्मिलित है। तो पहला क्या है आपका, डिविडेंड्स। इट इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is distributed among the shareholders। यह प्रॉफिट का एक पार्ट है डिविडेंड्स, जिसे शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स, इट इज टैक्स ऑन प्रॉफिट्स व्हिच इज पेड टू गवर्नमेंट। एक प्रकार का प्रॉफिट पर टैक्स है, यानी कि प्रॉफिट पर जो टैक्स लगाया जाएगा वो कॉर्पोरेट टैक्स है और इसे गवर्नमेंट को पे किया जाता है। कॉर्पोरेट सेविंग्स, these are undistributed profits which are retained by firm as reserves to expand businesses or to meet any unexpected expense। कॉर्पोरेट सेविंग एक तरह से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जिसे फर्म के पास रखा जाता है, रिजर्व के रूप में रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, व्यवसाय के विस्तार करने के लिए, अथवा अप्रत्याशित खर्च को प्राप्त करने के लिए इसे रिजर्व के रूप में रखा जाता है। तो इस तरह से प्रॉफिट के कितने पार्ट हो गए, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेट सेविंग्स। फिर से एक बार देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या क्या कंपोनेंट हो गया आपका, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और प्रॉफिट के अंतर्गत कौन सा कंपोनेंट आ गया, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग्स। अब हम देखते हैं थर्ड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट क्या है आपका, थर्ड कैटेगरी में आता है आपका मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इट रेफर्स टू द इनकम्स of the self-employed persons using their own labor, land, capital and entrepreneurship in their household enterprises. For example, farmers, doctors, small shopkeepers, repair shops, etc. जैसे कि हमारे सोसाइटी में कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स होते हैं, स्वनियोजित व्यक्ति, जो अपने खुद के लेबर को, लैंड को, पूंजी को और उद्यमिता को प्रयोग करते हैं इन देयर हाउसहोल्ड एंटरप्राइजेस। उसका कोई भी हाउसहोल्ड एंटरप्राइज होगा उसमें वो खुद के ही लेबर, लैंड, कैपिटल को यूज करते हैं गुड्स प्रोडक्शन करने के लिए या इनकम जनरेट करने के लिए। तो इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा आपका, फार्मर जैसे कि किसान हो गया आपका, डॉक्टर्स हो गया, स्मॉल शॉप कीपर्स हो गया, रिपेयर शॉप इत्यादि आ गया इसमें। तो मिक्स्ड इनकम जो है आपका, यह मिक्सर है, एक तरह से क्या है आपका, मिक्सर है। तो किसका मिक्सर है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मिक्स्ड इनकम आर मिक्सर of wages, rent, interest and profit. That is why it is called mixed income. That is why it is called mixed income. So separate estimation of wages, rent, interest and profit is not possible because factors of production are not hired
or purchased from the market. Clear? Now in second step, we calculate domestic factor income, that is net domestic factor, sorry, net domestic product at factor cost. Net domestic product at factor cost. And DPFC is equal to COE plus OS plus MI. NDPFC कैसे फाइंड करेंगे? COE, OS और MI को ऐड करके NDPFC निकाला जाएगा। तो COE का मतलब क्या हुआ यहाँ? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। OS means operating surplus. MI means mixed income of self-employed. Mixed income of self-employed. जैसे कि यहाँ COE का क्या कंपोनेंट हो गया आपका? फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, wages and salaries in cash, wages in kind, employers contribution to social security schemes. इसके बाद देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस। OS मीन्स ऑपरेटिंग सरप्लस। इट इंक्लूड्स रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट MI मीन्स मिक्स्ड इनकम। नाउ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। लास्ट में हम लोग NNPFC फाइंड करेंगे। NNPFC कैसे फाइंड किया जाएगा? NDPFC में NFIA को ऐड कर दीजिए, NNPFC निकल जाएगा। NNPFC ही आपका क्या है? नेशनल इनकम है, यानी कि नेशनल इनकम और NNPFC इज इक्वल टू NDPFC प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? अब हम लोग इसमें देखते हैं प्रिकॉशंस फॉर इनकम मेथड। इनकम मेथड के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस चाहिए? फर्स्ट, ट्रांसफर इनकम लाइक old age pensions, unemployment allowance, all taxes paid by production units such as excise duty, sales tax, etc. are not included in the estimation of national income because such receipts do not correspond to flow of goods and services. जैसे कि ट्रांसफर इनकम, old age pension, unemployment allowances, all taxes paid by production units, जैसे कि हो गया आपका एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स इत्यादि। इसे नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसे रिसीप्ट, ऐसे प्राप्ति का गुड्स एंड सर्विस के फ्लो में कोई योगदान नहीं होता है, यानी कि गुड्स और सर्विस के फ्लो से संबंधित नहीं है। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन है आपका, ओल्ड एज पेंशन में किसी तरह का इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस का फ्लो नहीं होता है, यानी कि एक तरह से यह सहायता के लिए दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से ओल्ड पीपल को सहायता के लिए दिया जाता है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स is not included in the estimation of national income because these financial assets are mere paper claims and do not contribute to the production of goods and services. जैसे कि आपका सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, शेयर और बॉन्ड्स के क्रय विक्रय से जो इनकम प्राप्त होता है उसे भी नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि ये फाइनेंशियल एसेट्स सिर्फ पेपर पर क्लेम किया जाता है और इसका गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में कोई योगदान नहीं होता है। थर्ड, इनकम फॉर सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। इनकम फॉर सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स is not included in the estimation of national income
जैसे कि आप जो भी सेकेंड हैंड गुड्स सेल करेंगे और उससे जो इनकम प्राप्त होगा तो उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों इंक्लूड नहीं किया जाएगा? क्योंकि उनके वैल्यू को ऑलरेडी नेशनल इनकम में सम्मिलित कर लिया जाता है जिस ईयर में उसका प्रोडक्शन होता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई सेकेंड हैंड स्कूटर है, उसको दूसरे व्यक्ति को बेचा जाता है, जिससे जो पहले व्यक्ति को इनकम होगा उस इनकम को उस ईयर के नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका इनकम स्कूटर का जिस ईयर में प्रोडक्शन हुआ था उसी ईयर में इसका इनकम को नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर लिया गया था। Interest paid by production units on capital borrowed is included in national income as the capital is used for investment purposes। जैसे कि इसमें प्रोडक्शन यूनिट्स है, प्रोडक्शन यूनिट्स के द्वारा जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसे नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड किया जाएगा। और ये इंटरेस्ट किस पर पे किया जाएगा? कैपिटल बोरोड पर पे किया जाता है, तो इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा एज द कैपिटल इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। क्यों इंक्लूड किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आपका जो कैपिटल यूज किया गया है वो किस लिए यूज किया गया है? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज किया गया है कैपिटल, इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट पेड जो किया जाएगा उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। बट इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर्स ऑन कैपिटल बोरोड इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। लेकिन यदि कोई कंज्यूमर के द्वारा कैपिटल बोरोड पर इंटरेस्ट पे किया जाता है तो इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि द कैपिटल इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पसेस। क्योंकि यहाँ उस पर्सन कंज्यूमर्स के द्वारा कैपिटल का यूज कंजम्पशन पर्पस के लिए किया जाता है। Production of goods and fixed assets for self-consumption by the production units will be included in the national income because these are productive activities and aid to the flow of goods and services। मान लेते हैं कि किसी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के द्वारा उनके सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट गुड्स और फिक्स्ड एसेट्स का प्रोडक्शन किया जाता है, तो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है एंड एड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और यह इकोनॉमी में गुड्स और सर्विस के फ्लो में एड करता है। इसीलिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड फिक्स्ड एसेट्स ऑफ सेल्फ कंजम्पशन बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाएगा। तो समझ में आ गया? इनकम मेथड के अंतर्गत नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे? फैक्टर इनकम को क्लासिफाई करेंगे। तो कितने कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया जाएगा? 3 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया जाएगा। वो क्या क्या है आपका? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा क्या है आपका? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। अब इसमें देखिए, अगर हम एनडीपीएफसी निकालेंगे, इसके बाद क्या निकाला जाएगा? एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सीओई, ओएस और एमआई को ऐड करके एनडीपीएफसी निकाला जाएगा। मान लेते हैं अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट सीओई नहीं दिया हुआ रहेगा और इसके जगह पर आपका wages and salaries in cash, wages in kind and employers contribution to the social security schemes
का अमाउंट दिया हुआ रहेगा, तो तीनों को कैलकुलेट करके ऐड करके कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकाला जाएगा। दूसरी बात है कि आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, ये रेंट रॉयल्टी भी दिया गया है, तो किसके वैल्यू को लेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस के वैल्यू को लेंगे, रेंट रॉयल्टी को नहीं लेंगे, क्योंकि रेंट और रॉयल्टी ऑपरेटिंग सरप्लस का ही पार्ट है। इसमें किसको इंपॉर्टेंस देंगे, किस वैल्यू को इंपॉर्टेंस देंगे? ऑपरेटिंग वैल्यू को इंपॉर्टेंस देंगे, और इसी वैल्यू को लेकर के नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट का वैल्यू दिया हुआ है तो प्रॉफिट के वैल्यू को लेंगे। अगर प्रॉफिट का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट सेविंग्स का वैल्यू दिया रहता है, तो तीनों को ऐड करके प्रॉफिट का वैल्यू निकाला जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? देन वी फाइंड NNPFC. So NNPFC is equal to NDPFC plus NFIA, यानी कि NDPFC में NFI को ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम हो जाएगा आपका, और ये NNPFC देख रहे हैं, यही आपका नेशनल इनकम है। क्लियर?